हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को। देखिए बच्चे, सबसे पहली जो आज की खबर है ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। और ये आप लोग को दिख रहा है कि बहुत ही पुराने मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के स्टैचू हैं, ये खुदाई में मिले हैं, ठीक है। तो कहाँ पे मिले हैं, कौन से इलाके हैं, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा जगह का नाम। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। देखिए बच्चे, एक उल्लेखनीय पुरातात्विक खोज में केरल के बेल्लूर गांव में परकल्लाई बलिया दुक्का की मिट्टी से सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। मुख्य रूप से पीतल और अन्य मिश्र धातुओं से तैयार की गई वस्तुओं में जटिल आकार की मूर्तियां और अनुष्ठान संबंधी वस्तुएं शामिल हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच उत्तरी केरल में प्रचलित आत्म पूजा प्रथाएं, कुछ धातु रूप से नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना में हाथ जोड़ करके किया जाने वाला इशारा देखी गई है, ठीक है। ये देखिए बच्चे, ये जितने भी आपके स्टैचू हैं ये मिली हैं यहाँ से, ठीक है। और ये आत्म पूजा से रिलेटेड है। आत्म पूजा जो है ये केरल में भी खास करके जो उत्तरी केरला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस या प्रचलित थी, ठीक है, वहाँ के लोगों में। तो उसके अवशेष मिले हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है केरल का बेल्लूर गांव। पूछा जाएगा कहाँ से ये खोजी हुई है, तो ये हुई है आपकी केरल के बेल्लूर गांव से। अगला बच्चे, आपका जो क्वेश्चन है इसके लिए थोड़ा सा एक स्टैटिक पॉइंट हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे खबर भी और उसका स्टैटिक पोर्शन भी। आपको पता है कि एक खेती करने की विधि है, बहुत बार आप लोग सुनते हैं, बहुत बार आप लोग पढ़ते हैं। खेती करने की एक विधि जो है भारत में नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ में भी प्रचलित है। इसमें क्या किया जाता है, जो जंगल की जो लैंड है, ठीक है, जो जंगली भूमि होती है, जंगल की जो भूमि होती है वहाँ के पेड़ों को काट करके, वहाँ की झाड़ियों को साफ करके, उस जगह से जो झाड़ी होती है उनको जला करके उस जगह को साफ किया जाता है। फिर उसे जो है एग्रीकल्चर लैंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर कुछ टाइम पीरियड तक उसका इस्तेमाल होता है जब तक फर्टिलिटी रहती है। उसके बाद जैसे फर्टिलिटी खत्म होती है तो उसे छोड़ करके जो है दोबारा जंगल बनने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की बच्चे जो आपकी कृषि होती है उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, ठीक है। भारत में जो है इसी प्रकार के एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये देखिए, स्लैश और बर्न फार्मिंग जो है इंडिया में इसे झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, असम में, मेघालय में, मिजोरम में और आपका नागालैंड में, ठीक है। उसके अलावा इसे जो है आपका पामलू कहा जाता है मणिपुर में। इसे जो है दीपा कहा जाता है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में और अंडमान और निकोबार क्षेत्र में, ठीक है। उसके अलावा बेवार या फिर दहिया इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में। और पोदू या फिर पेंडा ये इसे कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। और उड़ीसा में इसे कहा जाता है पामा दाबी या फिर कोमान, ठीक है। तो मतलब ये आपको देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो जंगलों के ज़्यादा करीब रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा इस तरीके के प्रैक्टिसेस की जाती हैं। और इसी कल्टीवेशन को भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये याद रखना है। अब इसका करंट बच्चे क्या है, यहाँ पे जो झूम खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, इसको बचाने के लिए कह सकते हैं या फिर इसको और ज़्यादा साइंटिफिक बनाने के लिए एक स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, उस स्टेट के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। इस प्रोजेक्ट का नाम है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है इसको मिला है स्कॉच अवार्ड, ठीक है। तो ये जो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य झूम खेती वाले क्षेत्रों का पुनर्वास करना है और आजीविका के साधनों में सुधार करना है, जिससे कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके। अब बच्चे, ये जो आपकी झूम खेती है फिर कल्टीवेशन का एक तरीका है, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हार्मफुल कैसे है? जब जंगल काटे जाते हैं, है ना, तो जंगल काटने में तो समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी जो है वो जगह जो है हम उसे साफ कर देते हैं। लेकिन जंगल बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना। पहले पेड़ लगाया जाता है, फिर वो आपका उगता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके चारों तरफ का इकोसिस्टम क्रिएट होता है, उसके चारों ओर जो है एनिमल्स होते हैं या फिर बाकी जो आपके प्लांट्स होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उगने में, वैसा बनने में, मतलब जंगल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है उसको बहुत सारे साल लग जाते हैं। तो काटने के लिए तो हम बहुत जल्दी काट लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जिस जगह में प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे जो इकोलॉजी है या फिर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको जो है विपरीत रूप से इफेक्ट करता है, ठीक है। तो बच्चे, झूम कल्टीवेशन इसको मोर साइंटिफिक बनाने के लिए, फिर कह सकते
सकता है कि झूम खेती से जो उजड़े हुए जो जगह है या फिर उजड़े हुए जंगल है उनका पुनर्वास करने के लिए नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था और इसे इस बार यानी कि 2024-2025 में दिया गया है, लेकिन 24 के नाम से है। स्कॉच अवार्ड 24 से सम्मानित किया गया है। और ये जो स्कीम है इसे जो है नागालैंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो तो चला रहे हैं, साथ में बच्चे ये एक किसी दूसरे देश की सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे देश से सहयोग ले रहे हैं। तो दूसरा जो देश है वो है आपका जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, ठीक है, जीसा। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की सहायता से नागालैंड सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि जो लोग आपको दिख रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, झूम खेती से जो जगह बर्बाद हुई होगी, जो इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए यहाँ पे एक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है नागालैंड की सरकार के द्वारा, और इसे जो है अच्छा काम करने के लिए, इसे जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2024 दिया गया है, ठीक है। अगली बच्चे आपका थोड़ा सा एक स्टैटिक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि GBBC क्या है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ठीक है। जिस तरीके से हमारे देश में हर 10 साल में सेंसस होता है, पॉपुलेशन काउंट किया जाता है, उसी तरीके से जो है आपका एनिमल्स में भी अलग अलग कैटेगरी की काउंटिंग होती है। अभी कल ही हमने खबर पढ़ी थी कि जो वल्चर हैं वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। कैसे पता लगा, हमने उन्हें गिना है, ठीक है, उनकी काउंटिंग की गई है, उनके सेंसस किया गया है। इसी तरीके से बच्चे आपका एक ग्लोबल लेवल पे वैश्विक स्तर पर एक बर्ड काउंटिंग होती है, उसे कहा जाता है GBBC, ठीक है। और GBBC को 2013 में जो है भारत ने ज्वाइन किया था। 2013 में GBBC में भाग ले रहा है भारत, और यह आयोजन वैश्विक हो गया है। GBBC एक 4 दिवसीय आयोजन है जो कि हर फरवरी में किया जाता है, ठीक है। तो इस बार की जो GBBC है, इस बार का जो GBBC हुआ है उसके रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट में क्या सामने आया है, तो रिजल्ट में देखने को मिला है कि 3 जो आपके टॉप स्टेट हैं जहां पर की पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे लगभग 543 प्रजातियां हैं, पिछली बार भी यही स्टेट पहले नंबर पे था। उसके बाद में उत्तराखंड है, यहाँ पे 446 प्रजातियां हैं। उसके बाद में आपका असम है जहाँ पे 414 प्रजातियां हैं, ठीक है। तो GBBC में हमारे तरफ से यानी कि हमारे देश से जो पहला स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल, इसे याद रखना बच्चे। देखिए GBBC 2025 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना करके भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष भारत में कुल 1068 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया, डॉक्यूमेंटेशन किया गया। इसमें पश्चिम बंगाल का योगदान सबसे ज्यादा रहा, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है ये भी इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, पर्सनैलिटी से भी रिलेटेड है, पर्सन ऑफ द न्यूज़ जो हम खबर पढ़ते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है बच्चे, ठीक है। तो ये एक पक्षी है, इसे कहते हैं लोकली, इसे कहा जाता है हरगिला, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, लोकली, इसे जो है स्थानीय रूप से हरगिला कहा जाता है। अब ये जो हरगिला है इसे बचाने के लिए इन्होंने बहुत काम किए और इसके लिए जो है इन्हें एक पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो बच्चे इनका नाम क्या है, इनका पूर्णिमा देवी बर्मन इनका नाम है। असम में ये पक्षी पाया जाता है जिसे कि हरगिला कहा जाता है, और इसको बचाने के लिए जो इन्होंने काम किए हैं, जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो पुरस्कार क्या है, टाइम मैगजीन के द्वारा भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमन ऑफ द ईयर 2025 के लिए नामित किया गया है। वह इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला है, ठीक है। पूर्णिमा देवी बर्मन असम में ग्रेटर एजुटेंट स्टार्क, यानी कि इसका ये इंग्लिश नेम है, इसे जो है लोकली कहा जाता है हरगिला, हरगिला कहा जाता है। इसके संरक्षण के लिए अपने समर्पित प्रयासों के लिए जानी जाती है। उनके परिणाम स्वरूप असम में इस पक्षी की आबादी 450 से बढ़कर के लगभग 1800 से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इन्होंने बच्चे यहाँ पे फोर्स भी बनाई है हरगिला को बचाने के लिए। इन्होंने जो भी इनके लोग होंगे, जो भी इनके सहयोगी होंगे, उनको मिला करके इन्होंने एक फोर्स बनाई होगी, और उस फोर्स का स्पेशल काम यही है कि इस पक्षी को कैसे बचाया जाए, ठीक है। तो बर्ड का नाम याद रखना हरगिला है, और इसे बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए प्रयास करने के लिए इन्हें 2025 के जो वुमन ऑफ द ईयर की जो मैगजीन निकलती है टाइम्स की तरफ से, उसमें इनका नाम आया है, ठीक है। तो आपको और स्टेट भी याद रखना, पूर्णिमा देवी बर्मन आपको पूछा जाएगा कौन से राज्य से है, तो असम इनका राज्य है। अगला बच्चे, ये आपको दिख रहा है पानी के ऊपर एक द्वीप सा दिख रहा है, ठीक है, जिसमें कि कोई स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है आपका एयरपोर्ट, ठीक है, ये है आपका हवाई अड्डा।
अब ऐसा हवाई अड्डा जो कि समुद्र के ऊपर, महासागर के ऊपर, ओशियन के ऊपर बना हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपतटीय हवाई अड्डा। ठीक है, ऑफशोर एयरपोर्ट इसे कहते हैं। एक ऐसा हवाई अड्डा जो कि समुद्र या किसी बड़े जल निकाय के ऊपर कृत्रिम द्वीप पर मौजूद होता है। ठीक है, या फिर प्राकृतिक द्वीप पर बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड आपकी जो न्यूज़ है वो ये है कि भारत में भी अपतटीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे बन रहा है, कौन सा स्टेट इसे बना रहा है, या फिर कौन से शहर के किनारे बनेगा। देखिए बच्चे, भारत मुंबई के पास वधावन बंदरगाह के पास एक कृत्रिम द्वीप पर अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाने जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा होगा, और ये कहाँ पर होगा? ये होगा महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र स्टेट में मुंबई के पास में वधावन बंदरगाह जो है उसके पास जो है पहले एक कृत्रिम आइलैंड बनाया जाएगा और उसके ऊपर जो है एयरपोर्ट आपका बनाया जाएगा। यह मुंबई से 125 किलोमीटर दूर स्थित एक अपतटीय हवाई अड्डा है। इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई की कनेक्टिविटी को बढ़ाना और क्षेत्र की बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी शहर का, उसको मजबूत करने के लिए बच्चे आपका ये किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है मुंबई में। अगला बच्चे, ये एक स्ट्रक्चर है, ये है आपकी बावड़ी। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा सा अगर राजस्थान की जीके के बारे में पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो राजस्थान के बारे में बच्चे एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे पानी की बड़ी कमी है ना। तो पानी की कमी है तो वहाँ पे जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर तक रीच पाने के लिए, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने तो सिर्फ कुआं ही देखा है या फिर हैंडपम्प ही देखा है, बोरवेल जिसे हम कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे बच्चे अलग अलग स्ट्रक्चर जो है अंडरग्राउंड पानी तक जाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक जो स्ट्रक्चर है ये है आपके बावड़ी। ठीक है, ये आपकी बावड़ी है बच्चे, और ये बावड़ी जो है जल को संरक्षण करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो है आपके इस तरीके की जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत अलग अलग नामों से राजस्थान में बने हुए हैं। तो ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, इसी तरीके के और भी स्टेट में स्ट्रक्चर्स हैं, उनको बचाने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ है आपको पूछा जाएगा। देखिए बच्चे, बिसलेरी कंपनी का नाम तो सुना है आप लोगों ने। बिसलेरी और ASI ने विरासत जल निकायों को पुनर्स्थापित करने के लिए हाथ मिलाए, यानी कि एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। यह साझेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम और बिसलेरी का CSR पहल नई उम्मीद। ठीक है, दोनों की अलग अलग है ये। ठीक है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इनका जो है आपका अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 ये आपका इनिशिएटिव था, और बिसलेरी का था आपका नई उम्मीद। तो दोनों को ही जो है आपका मिलाकर के क्या किया जा रहा है, हमारे देश में 4 ऐतिहासिक जल निकाय हैं जिनको बचाया जाएगा। ठीक है, तो उनमें से कौन कौन से हैं? एक आपका राजस्थान में है चांद बावड़ी। ठीक है, एक आपका जो है राजस्थान का ही निमराना बावड़ी है। ठीक है, एक आपका राजस्थान में रणथंभौर किले में पद्मा और रानी तालाब है। उत्तर प्रदेश में आपका कालिंजर किले में बूढ़ा बूढ़ी तालाब है। ठीक है, तो ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं हमारे हिस्टोरिकली जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, और वाटर कंजर्वेशन के लिए एक टाइम पे ये बनाए गए थे। ठीक है, तो बच्चे इनको बचाने के लिए, इनको दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए बिसलेरी और ASI ने एग्रीमेंट किया है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कि राजस्थान की चांद बावड़ी को बचाने के लिए ASI ने किस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया है। तो कंपनी का नाम याद रखेंगे, क्या है? बिसलेरी, है ना। पानी से याद रहेगा, बिसलेरी पानी। ठीक है, और पानी की ही जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चे जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। चांद बावड़ी वैसे बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं चांद बावड़ी है। ठीक है, निमराना जो बावड़ी है, निमराना में जो बावड़ी है राजस्थान में, वो भी आपका फेमस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए, और उत्तर प्रदेश में 3 आपके राजस्थान के हैं, एक आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो है आपका बूढ़ा बूढ़ी तालाब है। तो इनको बचाने के लिए ये 2 इंस्टीट्यूट आपस में सहयोग कर रहे हैं। आगे बच्चे अपनी पहली शॉर्ट न्यूज़ है, क्रिकेट से रिलेटेड है। ये जो बॉलर आप देख रहे हैं इनका नाम है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, जो फास्ट बॉलर होते हैं ना, उसमें इन्होंने, उस कैटेगरी में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक आपको पता है बच्चे कि उससे पहले जो है मिशेल स्टार्क जो है 102 मैचों में इन्होंने 200 वनडे विकेट लिए थे, और अब जो है दुनिया के दूसरे बॉलर जो हैं मोहम्मद शमी बन गए हैं जिन्होंने कि 200 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो दुनिया के दूसरे और भारत के पहले सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। ठीक है, लेकिन कहाँ पे? ये है आपके ODI में, वनडे इंटरनेशनल में। ठीक है, टेस्ट में नहीं और T20 में नहीं, वनडे इंटरनेशनल में। अगला बच्चे जो न्यूज़ है ये एक बुक है। ठीक है, बुक का नाम याद रखेंगे और किसने लिखी है वो याद रखेंगे। देखिए, हाल ही में विमोचित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स
कलेक्टेड स्टोरीज, ठीक है। किताब का नाम है लाइफ ऑफ मार्स। इसे जो है आपका नमिता गोखले, राइटर का नाम है नमिता गोखले, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो राइटर का नाम याद रखेंगे, नमिता गोखले की पुस्तक है, और बुक का नाम है मार्स, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी, ठीक है। तो बुक और ऑथर दोनों का नाम याद रखेंगे यहाँ पे। अब बच्चे फिर से जो है दिल्ली खबरों में है। क्यों खबरों में है? पहले तो दिल्ली में जो दो बहुत इंपॉर्टेंट संवैधानिक पद हैं, जो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उसमें एक आपका सीएम का पोस्ट है, एक आपका जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट है, ठीक है, उपराज्यपाल का। तो दिल्ली के वर्तमान में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, और दिल्ली की जो अभी अभी नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है, इनका नाम है रेखा गुप्ता, ठीक है। एक तो इन दोनों का नाम याद रखना है, और अब जो है आपका एक और नाम याद रखना है आपको पता है बच्चे कि दिल्ली जो है विधानसभा वाला यूटी है, यहाँ पे विधानसभा है, 70 विधानसभा सीटें हैं, और वहाँ पे इलेक्शन हुआ था हाल ही में, बीजेपी सरकार बनी है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, उनका भी नाम याद रखना है आपको, ठीक है। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। नवगठित 8वीं दिल्ली विधानसभा में भाजपा के 48 विधायक हैं, 48 जो है एमएलए बीजेपी से जीते हैं, ठीक है, तभी तो इनकी सरकार बनी है, ठीक है। तो 3 नाम याद रखना, विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के नए बीजेपी की लीडर, ये दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये दिल्ली विधानसभा दिल्ली की जो है नई सीएम चुनी गई है, और ये तो पहले से ही है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। तो इन तीनों को आपको याद रखना है दिल्ली के बारे में, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन हुआ है तो ये आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए बच्चे, ये जितने भी आपके टूर्नामेंट आपको दिख रहे हैं ये टेनिस से रिलेटेड हैं, ठीक है। डेविस कप है, बिली जीन कप है, एक आपका हॉपमैन कप है, एक आपका लेवर कप है, और एक आपका जो है यूनाइटेड कप है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कि ये जो आपका कप है या फिर ये टूर्नामेंट है ये कौन से खेल से रिलेटेड है। तो टेनिस से रिलेटेड जो है सारे के सारे आपके क्या है, खेल टूर्नामेंट है, ठीक है। इनमें जो है आपके नीचे वाले तो नहीं, लेकिन ये वाले बच्चे आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि डेविस कप बहुत आता है एग्जाम में, बिली जीन किंग कप है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। हॉपमैन कप है, ये आपको याद रखना है, ये लेवर कप है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं ये टेनिस से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब टेनिस से रिलेटेड एक और टूर्नामेंट है जिसे कि भारतीय खिलाड़ियों ने जीता है, ठीक है। इसका नाम है महा ओपन, इसका नाम है महा ओपन। भारत के जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रभात ने पुणे में महा ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है, ठीक है। तो ये टूर्नामेंट टेनिस से रिलेटेड है, और यहाँ पर 2 भारतीय खिलाड़ियों ने इसे जीता है, ये आपको याद रखना है। जीवन नेदुनचेझियान का नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत फेमस प्लेयर हैं ये भी, ठीक है। तो ये टेनिस के खिलाड़ी और इनके साथी जो है विजय सुंदर, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है, ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है, ठीक है। तो टूर्नामेंट में क्या होता है, टेनिस में कैटेगरी होती है, सिंगल्स का होता है, मेन सिंगल का, वुमेन सिंगल का। इन्होंने जो है आपका मेंस डबल्स का जो कैटेगरी है उसमें जीता है, ठीक है। तो टूर्नामेंट का नाम याद रखेंगे, और बाकी टेनिस से रिलेटेड जो बाकी इवेंट्स है आपके उनको भी याद रखना, ठीक है। यहाँ से जो है आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो आज की जो खबरें हैं वो यहीं पे समाप्त होती हैं, ठीक है। आपको मैं बहुत बार कहती हूँ कि जितना भी बच्चे आपका ये न्यूज़ होती है उनको आपको क्या करना है, जैसे सेशन खत्म हो तो एक एक करके जो है सारी लिखती जानी है, ठीक है। लिख देंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। और देखना कि धीरे धीरे जो है आपका सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी जो आपकी पावर है याद करने की वो जो है आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, CBT 2 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CBT 2 की प्रिपरेशन जो है आपकी सुबह 10 बजे क्लास स्टार्ट हुई है। उसमें आपका कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है, आपका जो है कंप्यूटर इन्वायरमेंट के अलावा करंट अफेयर्स भी है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे उसमें, और उसके अलावा जो है कंप्यूटर और इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा जैसे ही आपका करंट अफेयर खत्म होता है उसके बाद में स्टैटिक जी की भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना समय फिलहाल हमारे पास में बचा हुआ है उसमें कोशिश करते हैं अपना 100% देने की, ठीक है, हम भी और आप लोग भी, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।